नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जहां हम हर रात जाते तो हैं, पर जिसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। सपनों की दुनिया। हम सबने अनुभव किया है इसे, कभी रोमांचक, कभी अजीब, कभी डरावना। हमारे पास आज काफी दिलचस्प सामग्री है। कुछ लेख हैं जो तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के नजरिए से सपनों को देखते हैं। एक समीक्षा पत्र है जो प्राचीन संस्कृतियों में सपनों के मायने टटोलता है। नींद और सपनों पर हुए ताज़ा वैज्ञानिक शोध है। और सपनों के आध्यात्मिक पहलुओं पर कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी मिली हैं। तो आज हम इन सब स्रोतों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सपने हैं क्या भला, क्यों आते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग क्या खिचड़ी पका रहा होता है, और विज्ञान से लेकर पुरानी सभ्यताएं तक इन्हें कैसे देखती आई हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं विज्ञान से। आज का विज्ञान सपनों को कैसे देखता है? ये महज रात की फिल्में हैं या कुछ और? विज्ञान के नजरिए से सपना नींद के दौरान होने वाली चेतना का ही एक रूप है। ये हमारे जागृत अवस्था से काफी अलग होता है। इसमें भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं और ऐसे संवेदी अनुभव होते हैं जो असलियत में नहीं हो रहे होते पर हमें महसूस होते हैं। ये बेहद निजी होते हैं, हमारी अपनी सोच, भावनाओं और दिन भर के अनुभवों का आईना। कह सकते हैं ये हमारे मन का एक निजी थिएटर है, जहां कहानी भी हमारी, निर्देशन भी हमारा और मुख्य किरदार भी हम ही होते हैं। निजी थिएटर, ये अच्छा कहा। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? मेरा मतलब है दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे ये थिएटर चलता है? बिल्कुल। दिमाग की गतिविधि को देखने वाली तकनीकों से, जैसे ईईजी जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को मापता है, और एफएमआरआई जो दिखाता है कि दिमाग के किन हिस्सों में खून का प्रवाह बढ़ रहा है, पता चला है कि सपने देखते समय दिमाग खासा व्यस्त रहता है। खास तौर पर दिमाग के वो हिस्से जो हमारी भावनाओं मतलब इमोशंस को संभालते हैं, जैसे अमिगडाला, और जो यादें बनाते हैं और सहेजते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और हाँ, दृश्य कल्पना वाले हिस्से भी। अच्छा, तो भावनाएं और यादें ज्यादा सक्रिय, और शायद इसीलिए सपने इतने भावनात्मक और अक्सर बीती बातों से जुड़े लगते हैं। हाँ, काफी हद तक। और एक और दिलचस्प बात यह है कि दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क यानी लॉजिक और आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो इस दौरान थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ओह, शायद इसीलिए सपनों में हम ऐसी अजीबोगरीब चीजों को भी बिना सवाल किए मान लेते हैं जो जागते हुए कभी नहीं मानेंगे, जैसे हवा में उड़ना या किसी जानवर से बात करना। बिल्कुल सही पकड़ा। यही अतार्किक लगने वाली चीजें शायद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कम सक्रिय होने की वजह से होती हैं। साथ ही दिमाग में कुछ रसायनों यानी न्यूरोकेमिकल्स का संतुलन भी बदल जाता है। एसिटाइल कोलाइन नाम का रसायन बढ़ जाता है जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है, जबकि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे रसायन जो हमें शांत और सतर्क रखते हैं, कम हो जाते हैं। ये बदलाव भी सपनों की स्पष्टता और उनकी भावनात्मक तीव्रता में भूमिका निभाते हैं। ये तो काफी टेक्निकल हो गया। मैंने हमेशा सुना है कि सपने सिर्फ आरईएम नींद में आते हैं, वो अवस्था जब हमारी आंखें तेजी से घूमती हैं। क्या ये सही है? ये एक आम धारणा है और आरईएम नींद सपनों के लिए खास मानी भी जाती है। इस दौरान दिमाग की गतिविधि लगभग जागने जैसी होती है और सपने अक्सर ज्यादा लंबे, स्पष्ट और कहानी जैसे होते हैं। लेकिन अब शोध बताते हैं कि सपने सिर्फ आरईएम नींद तक सीमित नहीं हैं। अच्छा, इनके किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, यहाँ तक कि नॉन रैम नींद में भी। तो नॉन रैम वाले सपने कैसे होते हैं? हालांकि नॉन रैम सपने थोड़े अलग होते हैं, कम स्पष्ट, ज्यादा विचारों या भावनाओं जैसे। उस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जब लोग सपना देख रहे होते हैं, जिसे उन्होंने डीई या ड्रीमिंग एक्सपीरियंस कहा, तो उनके दिमाग के पिछले हिस्सों में, मतलब जो जागते समय कल्पना करने और दुनिया को देखने समझने से जुड़े हैं, उनमें एक खास तरह की गतिविधि होती है जो तब नहीं होती जब वो बिना सपने के सो रहे होते हैं। तो मतलब सपने किसी भी समय आ सकते हैं, बस उनका रंग रूप थोड़ा बदल जाता है। ये तो नई बात पता चली। खैर, ये तो हुई दिमाग की बात। लेकिन सवाल ये है कि हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या इनका कोई मकसद है? कई अलग अलग विचार हैं इस पर। हाँ, इस पे कई सिद्धांत हैं और कोई एक जवाब नहीं है। एक मशहूर सिद्धांत है एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस। इसे हार्वर्ड के शोधकर्ताओं हॉब्सन और मैकाली ने दिया था।
उनका कहना था कि रेम नींद के दौरान दिमाग के निचले हिस्से से कुछ बेतरतीब मतलब रैंडम सिग्नल ऊपर भेजे जाते हैं और हमारा दिमाग इन सिग्नलों का कोई मतलब निकालने की कोशिश करता है, जिससे सपने बनते हैं। जैसे कोई अधूरी कहानी के टुकड़ों को जोड़ के पूरी कहानी बनाने की कोशिश। यानी दिमाग बस अपने अंदर चल रही गतिविधि को समझने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से नॉइस को सिग्नल बना रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार हाँ, लेकिन और भी विचार हैं। एक है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी, यानी खतरों के अभ्यास का सिद्धांत। खतरों का अभ्यास? हाँ, एंथी रेवुन्सो का यह विचार कहता है कि सपने शायद हमारे विकास क्रम का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वज सपनों में खतरनाक स्थितियों का सामना करने का अभ्यास करते थे, जिससे वो असल जिंदगी में खतरों से बेहतर तरीके से निपट पाते। ये एक तरह का वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सिमुलेटर जैसा हुआ। ये भी दिलचस्प है। क्या बुरे सपने इसी से जुड़े हो सकते हैं? हम उस पर बाद में आएंगे। और कोई मुख्य सिद्धांत? एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी, यानी यादों को पक्का करने का सिद्धांत। इसके अनुसार नींद और सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने और मजबूत करने में मदद करते हैं। अच्छा। दिन भर के अनुभवों में से क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह छांटने का काम नींद में होता है। शोध दिखाते हैं कि नींद के दौरान हमारी यादें फिर से सक्रिय होती हैं और यह प्रक्रिया उन्हें लंबे समय तक सहेजने में मदद करती है। तो वो जो कहते हैं ना कि किसी चीज पर सो लो, उसमें वाकई दम है। बिल्कुल। दिमाग रात भर हमारी फाइलों को तरतीब देता रहता है। अच्छा, ये तो हुए वैज्ञानिक सिद्धांत, लेकिन मनोविज्ञान, खासकर फ्रॉयड और यूंग जैसे बड़े नाम सपनों को कैसे देखते हैं? उनका नजरिया काफी अलग लगता है। हाँ, मनोविज्ञान सपनों को मन की गहराइयों में झांकने का एक रास्ता मानता है। सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और अंदरूनी संघर्षों का प्रतीक हैं, खासकर वो इच्छाएं जिन्हें हम समाज के डर से जाहिर नहीं कर पाते। दबी हुई इच्छाएं? जी। उन्होंने कहा कि सपने का जो हिस्सा हमें याद रहता है वो मैनिफेस्ट कंटेंट है, यानी ऊपरी कहानी, लेकिन असली मतलब लेटेंट कंटेंट में छिपा होता है, जिसे समझने के लिए विश्लेषण की जरूरत होती है। और यूंग, कार्ल यूंग का क्या कहना था? वहीं कार्ल यूंग फ्रॉयड से थोड़े अलग थे। उन्होंने सामूहिक अचेतन की बात की, यानी मानव जाति की साझी विरासत, जिसमें कुछ सार्वभौमिक प्रतीक या आर्केटाइप्स होते हैं जो दुनिया भर के लोगों के सपनों और मिथकों में दिखते हैं। आर्केटाइप्स? जैसे हीरो, माँ, बूढ़ा ज्ञानी आदमी, इस तरह के। यूंग मानते थे कि सपने हमें अपने अंदर के इन गहरे हिस्सों से जोड़ते हैं और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करते हैं। तो एक तरफ विज्ञान दिमाग की गतिविधि और रसायनों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मनोविज्ञान छिपी हुई इच्छाओं और सार्वभौमिक प्रतीकों की काफी अलग नजरिए हैं। और अगर हम इतिहास में झांकें, हमारे स्रोतों में मिस्र, भारत, यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र है। क्या वो भी सपनों को इतना महत्व देते थे? बिल्कुल, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन सभ्यताओं में सपनों का महत्व आज से कहीं ज्यादा था। एक दिलचस्प बात जो इन सभी प्राचीन संस्कृतियों में समान दिखती है, वो ये है कि सपनों को महज दिमागी उपज नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य या बाहरी दुनिया से जुड़ने का माध्यम माना जाता था। बाहरी दुनिया से जुड़ने का माध्यम? किस तरह से? मतलब क्या मानते थे वो लोग? अलग अलग तरीके से। जैसे प्राचीन मिस्र में माना जाता था कि सपने देवताओं या मृतकों से बात करने का जरिया है। उनके पास तो ड्रीम बुक्स भी थीं, जिनमें सपनों के अर्थ लिखे होते थे। अच्छा, ड्रीम बुक्स? हाँ, और कुछ लोग खास मंदिरों में जाकर सोते थे ताकि उन्हें ईश्वर से मार्गदर्शन मिल सके। कमाल है। हाँ, प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों में स्वप्न का जिक्र है। इसे चेतना का एक अलग स्तर माना गया, जो जागने और गहरी नींद के बीच का है। चरक जैसे विद्वानों ने तो सपनों का वर्गीकरण भी किया था। यूनानियों के लिए भी सपने देवताओं की इच्छा जानने या भविष्य देखने का तरीका थे। उनके यहाँ भी मंदिरों में लोग इलाज के लिए सपने देखते थे। इलाज के लिए? जी हाँ, यहाँ तक कि हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, बीमारी के निदान में सपनों की मदद लेते थे। यानी हजारों साल पहले लोग सपनों को जानकारी का स्रोत मानते थे, चाहे वो दिव्य हो या शारीरिक। ये आज के वैज्ञानिक नजरिए से कितना अलग है, जो सपनों को दिमाग के अंदर की प्रक्रियाओं से जोड़ता है। हाँ, और कुछ संस्कृतियों में तो ये भी माना जाता था कि नींद में आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करती है। जैसे अमेरिकी मूल निवासी ओजिब्वे जनजाति के ड्रीम कैचर का विचार, या ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की ड्रीमिंग की अवधारणा। ड्रीमिंग? हाँ, जो सिर्फ रात के सपनों तक सीमित नहीं, बल्कि उनके पूरे ब्रह्मांड, इतिहास और संस्कृति का आधार है। तो कुल मिलाके प्राचीन विश्व में सपने रहस्य, मार्गदर्शन और गहरे अर्थों से भरे हुए थे। कमाल है। अब वापस आज के समय में आते हैं। क्या हम सपनों के कंटेंट को, यानी उनमें दिखने वाली चीजों को समझ सकते हैं? जैसे कुछ सपने बार बार आते हैं, गिरना, उड़ना, किसी का पीछा करना। इनका क्या मतलब हो सकता है?
क्या विज्ञान इन्हें डिकोड कर सकता है? हाँ, इन आम सपनों के विषयों पर काफी सोचा गया है। जैसे गिरने का सपना अक्सर नियंत्रण खोने या असुरक्षा की भावना से जोड़ा जाता है। उड़ने का सपना आजादी की इच्छा या किसी समस्या से बचने का संकेत हो सकता है। पीछा किए जाने का सपना शायद किसी ऐसी चीज से जुड़ा हो जिससे हम असल जिंदगी में भाग रहे हैं। लेकिन ये महज अनुमान है, क्योंकि सपनों का अर्थ बहुत व्यक्तिगत होता है। लेकिन क्या विज्ञान इसमें कोई पैटर्न ढूंढ पाया है, मतलब दिमाग के लेवल पर? कुछ हद तक दिलचस्प रूप से ये पाया गया है कि इन सपनों के दौरान दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो उन अनुभवों से जुड़े हैं। जैसे गिरने के सपने में वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारे संतुलन को नियंत्रित करता है, उसमें गतिविधि देखी गई है। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, सिलैक्री के अध्ययन से पता चला कि अगर आप सपने में चेहरा देखते हैं तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो जागते हुए चेहरा पहचानने का काम करता है, फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया। यानी दिमाग पहचान रहा है कि सपने में क्या चल रहा है? हाँ, एक तरह से। यहाँ तक कि मशीन लर्निंग का उपयोग करके सपनों की तस्वीरों को डिकोड करने की भी शुरुआती कोशिशें हुई हैं। जैसे जापान में एक अध्ययन हुआ था, वो प्रतिभागियों के एफएमआरआई डेटा का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने में कुछ हद तक सफल रहे कि वो सपने में क्या देख रहे थे। अरे वाह! हालांकि ये तकनीकें अभी शुरुआती दौर में हैं और सपने की पूरी कहानी या भावना को समझना अभी बहुत दूर की बात है। तो हम अभी सपनों की भाषा पूरी तरह सीखे नहीं हैं, पर कोशिश जारी है। एक और तरह के सपने होते हैं जिनसे हम सब बचना चाहते हैं, बुरे सपने या दुष्स्वप्न। ये क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ डरावनी फिल्में हैं या इनका भी कोई मतलब है? दुष्स्वप्न ऐसे सपने होते हैं जो बहुत तीव्र नकारात्मक भावनाएं, खासकर डर या घबराहट पैदा करते हैं और अक्सर हमें नींद से जगा देते हैं। ये कई वजहों से आ सकते हैं: तनाव, चिंता, कोई दर्दनाक अनुभव, बुखार या कभी-कभी सोने से ठीक पहले भारी खाना खाने से भी। कभी कभार बुरे सपने आना सामान्य है। लेकिन अगर ये बार बार आए तो, खासकर उन लोगों को जिन्हें कोई सदमा लगा हो, जैसे पीटीएसडी वाले मरीज? हाँ, बार बार आने वाले दुष्स्वप्न, खासकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी में, जो किसी भयानक घटना के बाद विकसित हो सकता है, बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। ये नींद की गुणवत्ता बिगाड़ते हैं और दिन की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। तो इसका कोई इलाज है? अच्छी बात यह है कि इनके लिए इलाज मौजूद है। एक प्रभावी तकनीक है इमेजरी रिहर्सल थेरेपी या आईआरटी। इमेजरी रिहर्सल थेरेपी, ये कैसे काम करती है? इसमें व्यक्ति जागते हुए अपने बुरे सपने को याद करता है, लेकिन उसके अंत को बदल देता है, एक कम डरावने या सकारात्मक अंत में। अच्छा, मतलब कहानी बदल दी। हाँ, बिल्कुल। फिर वो इस नए बदले हुए सपने का मन ही मन अभ्यास करता है। बार बार ऐसा करने से नींद में आने वाले बुरे सपने की कहानी बदलने लगती है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये पीटीएसडी के मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। यानी हम अपने सपनों की कहानी को कुछ हद तक बदल सकते हैं। ये तो काफी सशक्त करने वाला विचार है। अच्छा, हमारे पास एक ऑनलाइन चर्चा का भी जिक्र है, जहां लोग पूछ रहे थे कि क्या सपने सिर्फ हमारे अंदर की बातें हैं या बाहरी ऊर्जाएं भी इन्हें प्रभावित कर सकती हैं, खासकर जब किसी खास इंसान के सपने बार बार आए जिससे शायद अब संपर्क टूट गया हो। ये एक दिलचस्प सवाल है जो विज्ञान और व्यक्तिपरक अनुभव के बीच की रेखा पर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे सपने आमतौर पर हमारी अपनी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होते हैं। हमारी इच्छाएं, यादें, अधूरी भावनाएं, मतलब हमारे मन की उपज। ज्यादातर। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखना जिससे हम बिछड़ गए हैं, अक्सर उस व्यक्ति के लिए हमारी तड़प या उस रिश्ते से जुड़े अनसुलझे मामलों को दिखाता है। जैसा कि उस चर्चा में भी कई लोगों ने कहा, यह हमारे अवचेतन मन की आवाज हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि गहरे भावनात्मक या जिसे वो ऊर्जावान कनेक्शन कहते हैं, वो भी सपनों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण देना बहुत मुश्किल है। सही बात है। अक्सर, जैसा उस रेडिट चर्चा में भी सुझाव दिया गया, ऐसे सपनों का संदेश शायद यही होता है कि हमें उस स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जाने दो और आगे बढ़ो। तो कुल मिलाके ये नींद और ये सपने हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम थक जाते हैं? नहीं, नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जैसा हमने बात की, ये याददाश्त को मजबूत करने और सीखने के लिए जरूरी है। हाँ, मेमोरी कंसोलिडेशन। बिल्कुल, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, नींद के दौरान हमारा दिमाग सफाई अभियान चलाता है। वो दिन भर में जमा हुए हानिकारक प्रोटीन
जैसे बीटा एमिलॉइड को बाहर निकालता है। बीटा एमिलॉइड, ये तो अल्जाइमर से जुड़ा है शायद। जी हाँ, बीटा एमिलॉइड का जमा होना अल्जाइमर रोग से जुड़ा है। तो नींद एक तरह से दिमाग की सर्विसिंग करती है। बाप रे, यानी नींद हमारे दिमाग की सर्विसिंग करती है। और अगर ये ना हो तो मतलब नींद की कमी से क्या होता है? नींद की कमी से ये सारे काम रुक जाते हैं। याददाश्त कमजोर होती है, सीखने में दिक्कत आती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ओह, लंबे समय तक नींद पूरी ना होने से अल्जाइमर जैसी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। और सपने, वो इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। भावनाओं को समझने, यादों को सहेजने और शायद रचनात्मक तरीके से समस्याओं को हल करने में भी। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा। और जिन्हें नींद की समस्या है, उनके लिए अब CBTI जैसी कारगर थेरेपी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें डॉक्टर भी सुझाते हैं। तो सपनों की इस दुनिया की सैर से हमने क्या सीखा? यही कि सपने महज कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की जटिल और महत्वपूर्ण गतिविधि का हिस्सा हैं। ये रेम और नॉन रेम दोनों तरह की नींद में आते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि ये यादों को सहेजने, भावनाओं को समझने और शायद हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार करने जैसे कई काम कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि हजारों सालों से इंसान सपनों को कितना महत्व देता आया है। उन्हें भविष्य बताने वाला, ईश्वर का संदेश या आत्मा की यात्रा तक माना है। और आज का विज्ञान इन अनुभवों के पीछे के दिमागी तंत्र को धीरे धीरे उजागर कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से और कौन से रसायन इसमें शामिल है, और यहाँ तक कि सपनों में हम क्या देख रहे हैं इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, विज्ञान और पुरानी मान्यताओं के बीच का ये सफर वाकई दिलचस्प है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम IRT जैसी तकनीक से बुरे सपनों को बदलना सीख सकते हैं, या TMR जैसी उभरती तकनीकों से जहां नींद के दौरान खास आवाजें सुनाकर यादों को और पक्का किया जा सकता है, तो क्या भविष्य में हम जानबूझकर सपनों का इस्तेमाल कर पाएंगे? मतलब थेरेपी के लिए या कुछ सीखने के लिए? हाँ, शायद इलाज के लिए या सोते सोते कुछ नया सीखने के लिए। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि सपनों की दुनिया के अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। आज की इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सपने देखते रहिए।